हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन के लिए जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। सारा प्रश्न आपका सिलेक्टेड होगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, चीजों को समझते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो अब तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा जा रहा है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, नमक सत्याग्रह की बात करें तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ये जो हुआ था ना, ये 1930 में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि यहाँ पर आपको याद रखना है, जो कि आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात करें कि दांडी मार्च प्रारंभ ये कब हुआ था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, दांडी मार्च की बात करें तो ये 12 मार्च 1930 को आपको दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था, जिसमें कि महात्मा गांधी के द्वारा ये 24 दिनों का यात्रा किया गया था, जिसमें कि 78 स्वयंसेवकों के साथ ये यात्रा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर बात करें कि दांडी मार्च आपका कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। अब देखिए, दांडी मार्च क्यों हुआ था, क्योंकि नमक पर क्या होता है, ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पर जो है टैक्स लगा दिया गया था, जिसको कि स्थगित करने के लिए, खत्म करने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा ये जो है एक आंदोलन किया गया था, और नमक पर जो टैक्स लगाया गया था इसको हटाने का कार्य किया गया था, जिसमें कि महात्मा गांधी के द्वारा जो यात्रा जो किया गया था, ये कब जो है यात्रा किया गया था, कितने सदस्यों के साथ, 78 सदस्यों के साथ किया गया था। अगर हम लोग बात करें कि नमक पर से जो टैक्स जो हटाया गया था, ये किस तिथि को हटाया गया था, कब ये जो है वहाँ पर पहुँचे थे नमक टैक्स को हटाने के लिए, ये जो 24 दिनों का यात्रा किए थे और पहुँचे कब थे, तो ये 6 अप्रैल को पहुँचा था। याद रखना आपको, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जो है वहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 1930 को यहाँ पर डेट जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि नमक सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था, 1930 को आपका हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर याद रखना। ये आपका 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो कि आपका पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में भी। नेक्स्ट की बात करें कि साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था, तो ये आपका 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। ये जो प्रश्न जो पूछा गया था कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। तो देखिए, साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया था उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, केवल 7 उसमें विदेशी थे, जिसके कारण से उसको जो है मीटिंग में क्या हुआ कि केवल वहां पर विदेशी रहने के कारण से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। और ये बात करें कि साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था, तो ये 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। नेक्स्ट की बात करें कि गांधी इरविन समझौता जो ये कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इतना पॉइंट आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे, और जो भी आपका पॉइंट काफी महत्वपूर्ण होंगे वो अब जो इस प्रत्येक वीडियो में हम जो प्रश्न के साथ आपको सिलेक्ट करके देते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको देखिए 2 नंबर में पूछा जा रहा है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें कि कैबिनेट मिशन जो भारत में किस वर्ष आए थे, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपका 1946 में आए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपका कि वेबेल योजना ये कब हुआ था, तो 14 जून 1945 को वेबेल योजना हुआ था। शिमला सम्मेलन की बात करें तो 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक शिमला सम्मेलन आपका हुआ था। नौसेना विद्रोह की बात करें तो 8 से लेकर के 23 फरवरी 1946 तक आपका नौसेना विद्रोह हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की मुकदमा की बात करें कि आज़ाद हिंद जो फौज मुकदमा हुआ था ये कब हुआ, तो ये नवंबर 1945 को हुआ था। इतने आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 3 नंबर में कि प्रसिद्ध भारतीय त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि प्रसिद्ध जो भारतीय त्योहार है नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो ये जो किया गया था आपका बोलबन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 4 नंबर में। प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम लेना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना, और आपको देखना है कि आप इनमें से कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोग का प्रिपरेशन किस लेवल से चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट की यहाँ पर हम लोग बात करें प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ निवास करते थे, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पर रहते थे, आपका कंदरा में रहते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है रामायण लिखी है। तो रामायण और महाभारत के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर बात करें कि रामायण किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो रामायण की बात करें तो ये आपके वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि याद रखना है कि अगर पूछा जाता है महाभारत के बारे में पूछा जाता है, यहाँ पर रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और महाभारत की बात करें तो ये आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। मनु स्मृति की बात करें तो ये मनु के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र की बात करते हैं कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद की बात करते हैं जयदेव के द्वारा लिखा गया है। और साथ में
मेघदूत की बात करें तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। हर्षचरित किसके द्वारा, तो वान भट्ट के द्वारा लिखा गया। अगर आपने अच्छा से प्रिपरेशन किया होगा तो ये सारा पॉइंट आपको देखने को मिलता है। ये पॉइंट नहीं बल्कि ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, जिससे कि पूछा जाता है कि पंचतंत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो विष्णु शर्मा के द्वारा। ये सभी आपको जो है प्रीवियस ईयर चाहे आप किसी प्रकार का सेट मारते होंगे तो ये आपको मिलते रहता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है, अगर आप पहले से भी जानते होंगे तो आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, तो फिर आपका जो कमांड बढ़ जाएगा जीके जीएस पर। चूंकि पीआर फायरमैन के एग्जाम में आपका 70 नंबर का जीके जीएस पूछा जाएगा, और यहाँ पर आपको स्पेशल मैंने इतना पढ़ाया कि आपको जीके जीएस लगभग आपका कवर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो, और आप लोगों का डिमांड था कि लाइव पढ़ाइए, तो लाइव में कुछ लोग जो है जो बोलते थे कि लाइव जुड़ेंगे, तो कुछ लोग यहाँ पर जुड़े ही नहीं जाए। तो यहाँ पर कम से कम जो है जुड़ने के कारण से जो है लाइव अभी बंद कर दिया गया। लाइव आपको इवनिंग में ही चलेगा, ठीक है। तो इवनिंग में हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर पढ़ाने में अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर में आपको क्या पूछा जा रहा है, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है कब प्रकाशित हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि ये कब प्रकाशित आपका किया गया था, तो ये किया गया था 1859 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 7 नंबर में, यहाँ पर आपको बताना है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। तो हमारा बात करें कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये किसको कहा जाता है, ये आपको गोदावरी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि गोदावरी को क्या कहा जाता है, तो वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 8 नंबर में, यहाँ पर आपको बताना है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि मानव में कितने चैम्बर होते हैं, कितने प्रकोष्ठ होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कितने होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो मानव के बारे में यहाँ पर आपको याद रखना है कि 4 होता है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय होता है, ठीक है। तो 4 होता है। और पक्षी की बात करें तो इसमें आपका 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। मछली की बात करें तो इसमें आपका 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। इतनी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। और सरीसृप की बात करें तो सरीसृप के अंतर्गत जितने भी आते हैं लगभग उसमें आपका जो 3 प्रकोष्ठ पाया जाता है। अगर आपको याद नहीं रहता तो सरीसृप के बारे में पूछा गया तो आपको 3 प्रकोष्ठ मार देना है। तो यहाँ पर बात करें कि मानव में कितने होते हैं, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर देखिए किसमें है, ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 9 नंबर में, हम लोग को बताना है स्टेनलेस स्टील के बारे में क्या सत्य है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें किस किस धातु को जो है इसमें मिला करके जो है इसको बनाया जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन इसका किस किस धातु का होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा मैंने बताया था कि कंसा कैसे बनता है, गन मेटल में क्या क्या मिलाया जाता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि सोल्डर में क्या क्या मिलाया जाता है, रोल्ड गोल्ड में, वहाँ पर मैंने कई सारा आपको पॉइंट बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सिर्फ आपको पूछा जाता है स्टेनलेस स्टील के बारे में क्या सत्य है, आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बताइए आपका क्या सत्य हो जाएगा। तो सत्य की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि कई धातु को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि स्टेनलेस स्टील के बारे में आपका यहाँ पर क्या सत्य है, तो देखिए स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि बहुत सारे इसमें जो है तत्व को मिलाया जाता है। और जब कई सारे तत्व को एक में मिला दिया जाता है, और सबसे मेनली यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि जिसका भी जो है ना सूत्र नहीं होता है तो वो आपका क्या होता है कि वो आपका मिश्रण के अंतर्गत आ जाता है। अब इसको कैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग चीनी और पानी को अगर हम लोग मिला देते हैं, तो चीनी पानी को जब हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण आपका तैयार हो जाता है। और मिश्रण का किसी प्रकार का सूत्र नहीं होता, यौगिक का सूत्र होता है, तो फिर तत्व आपका सिंगल होता है, उसका सिंबल होता है, उसका आप सूत्र भी नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पर बात करें स्टेनलेस स्टील के बारे में, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, इसका किसी प्रकार का आपका सूत्र नहीं होता, जिसके कारण से हम इसको बोल सकते हैं कि आपका क्या एक प्रकार का मिश्रण है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर वायु ले लीजिए, वायु के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आपका जो है मिश्रण नहीं है, सॉरी मिश्रण है, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको वायु भी दिया रहता है। तो वायु के बारे में आपको याद रहेगा कि वायु क्या है, इसमें कई सारे गैसों का क्या है, तो वायु का कोई सूत्र होता है नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे गैसों का इसमें जो मिलावट होता है, जिसके कारण से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका सूत्र नहीं होगा उसमें कई चीज़ों का अगर मिलावट रहेगा तो उसको हम लोग मिश्रण बोलेंगे। आया तो फिर यौगिक रहेगा तो उसका सूत्र होता है, जैसे NaCl हो गया, NaOH हो गया। तो इन सभी के द्वारा यहाँ पर क्या होता है कि यौगिक को तैयार किया जाता है। जैसे कि आपका NaOH हो गया, तो ये जो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या एक प्रकार का आपका यौगिक है, क्योंकि जिसको हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में वो आपका यौगिक के अंतर्गत आता है। और जिसको हम लोग नहीं लिख सकते लेकिन उसमें आपका मिलावट होता है, ये हमें पता है उसमें मिलावट होता है, लेकिन हम उसका सूत्र को नहीं लिख सकते तो वो आपका मिश्रण के अंतर्गत आ जाता है। और कोई अगर तत्व होता है तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या होता है, आपका सिंगल होता है, और वो तत्व होता है, ये आपका पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिश्रण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 10 नंबर में कि डायनासोर किस वर्ग की जो है कशेरुकी है, ये आपको वहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए डायनासोर जो होता है ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये आपको वहाँ पर पूछा जा रहा है। तो डायनासोर की बात कर दी आपका सरीसृप के अंतर्गत आता है, और सरीसृप में मैंने बता दिया कि 3 प्रकोष्ठ आपका पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टाइम आपको देखिए 11 नंबर में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण से होती है, आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि वायरस के कारण से होती है। तो यहाँ पर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि वायरस के कारण से होती है, तो ये आपका स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है जो कि यहाँ पर आपको याद रखना, जैसे कि बैक्टीरिया से आपको रिलेट करके अगर पूछा जाता है कि कौन सा बीमारी बैक्टीरिया से होता है, तो याद रखिएगा टाइफाइड, बुखार, हैजा, क्षय रोग और डिप्टीथीरिया जो होती है आपका होता है बैक्टीरिया के कारण से। इसके अलावा वायरस के कारण से बात करें तो खांसी, जुकाम और इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स और पोलियो जो होता है, चिकन पॉक्स, ये सभी आपका वायरस के कारण से होता है। नेक्स्ट की बात करें प्रोटोजोआ के कारण से आपका मलेरिया होता है, काला ज्वार होता है, निंद्रालु होता है और व्याधि होता है, ये आपका जो है प्रोटोजोआ के कारण से होता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 12 नंबर में कि मनुष्य के चर्म रंग का कारण क्या है, ये आपको पर पूछा। तो मनुष्य के चर्म के रंग जो होते हैं इसका कारण, तो कोई व्यक्ति क्या होता है कि व्हाइट होता है, कोई ब्लैक होता है, कोई किसी तरह होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो त्वचा को जो अलग अलग रंग पाए जाते हैं ये कैसे होता है, तो इसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसको हम लोग मेलानिन अम्ल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेलानिन कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के कारण से क्या होता है कि व्यक्ति के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको 13 नंबर में पूछा जा रहा है कि काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन से हैं, ये आपको पर पूछा जाता है। बताइए कि काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन कौन से, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो काराकोरम की बात करूँ तो इससे जो जुड़ता है, इससे भारत और इससे चीन और पाकिस्तान को जोड़ा जाता है काराकोरम हाईवे के द्वारा। अब ऐसा नहीं कि जनरल हाईवे के द्वारा आपको पूछा जाएगा, कोई जैसे कि फेमस रहता है तो उसके द्वारा पूछा, जैसे कि भारत में पूछा जाता है सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो ये आपका जो है कश्मीर से ये आपका जो है कहाँ से, वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी है। वाराणसी कहाँ पर है, तो ये आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कन्याकुमारी कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो जो भी फेमस रहता है उसके बारे में पूछा जाएगा, नॉर्मल आपको नहीं पूछा जाएगा जिसके बारे में कि जो है किसी को पता ही ना रहे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य ने राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया है, ये आपको पर पूछा जाता है। ये आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट टू रिकॉल जो ये अभी हरियाणा सरकार के द्वारा पर्याप्त जो है ये किया गया है, लागू किया गया है, पारित किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर से आपका 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 15 नंबर में, ध्यान में रखना कि 1-2 नंबर का पूछा जाता है, तो आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा कवर, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि व्योम मित्र क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए व्योम मित्र की बात करें तो ये क्या है, तो ये जो है एक प्रकार का आपका गगन मिशन का हॉप हुरुम नायाड है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है, तो गगन मिशन का हरोम जो है ये आपका नायाड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जब 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये आपको 1976 में। और याद रखना कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था जिसमें कि मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। इसमें यहाँ पर बात करें कि इसमें जो पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है, यहाँ पर आपका कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें कि 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो अभी कितना है, तो टोटल अभी वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है यानी कि मौलिक कर्तव्य इजी अभी कितना है, तो 11 है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन में आपको 10 जोड़ा गया था। तो ये सभी पॉइंट आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कब जोड़े गए, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि 1976 में जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 17 नंबर में कि चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है। अब देखिए यहाँ पर डाउट ये है कि चुनाव के साथ, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है नहीं होता, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव नहीं होता, इसको डायरेक्ट सांसद से चुन लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट ये जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा आपका नहीं चुना जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आम चुनाव का किस पद के चुनाव के साथ संबंध है। तो चुनाव का साथ संबंध किसके द्वारा, किसके साथ होता है, तो ये आपका मुख्यमंत्री के साथ होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नहीं चुना जाता। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं आप यहाँ पर मार सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके
आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको 18 नंबर में पूछा रहा है कि भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ। तो बताइए कि भारत में कलेक्टर पद का जो सृजन हुआ ये कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कलेक्टर पद की जो सृजन हुआ था ये 1772 में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है 19 नंबर में आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो बताइए कि आउटपुट डिवाइस नहीं है इसका मतलब क्या है, तो इनपुट होगा। तो इनपुट बताइए कि इनमें से आपका कौन सा है, ठीक है। तो इनपुट की बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए विंडो जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका आउटपुट नहीं है। विंडो आपका आउटपुट नहीं है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट है। CRT आपका आउटपुट होता है। टच स्क्रीन भी आपका आउटपुट होता है। क्योंकि हम लोग कुछ भी सर्च करते थे आपका टच स्क्रीन पर दिखता है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि आउटपुट होता है। लेकिन विंडो की बात करें तो ये आपका इनपुट होता है, आउटपुट ये आपका नहीं होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो विंडो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 20 नंबर में बताना है कि क्यू शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए, तो खेल से रिलेटेड भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे दिलीप ट्रॉफी किससे है, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किससे है, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। जैसे पूछेगा आपको संतोष ट्रॉफी आपका किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका रिलेट करके आपको पूछा जाता है। फुटबॉल से रिलेटेड आपका प्रश्न जो है आपका कन्फर्म पूछा ही जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्यू शब्द का जो प्रयोग किया जाता है किस खेल में किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका बिलियर्ड्स में किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर कहता है कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है और अगर आपको समझ में आता है तो यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। और यहाँ पर आपको कंटेंट आपको मिलते रहेगा जब तक कि आपका बिहार फार्मर का एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट है तो हम कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। और एग्जाम की बात कर रहे हैं तो एग्जाम आपका जो है काफी जल्दी इसका शेड्यूल को जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि बिहार फार्मर का एग्जाम जो है यार लगभग दिसंबर तक उम्मीद है कि जारी कर दिया जाना चाहिए एग्जाम शेड्यूल को। और आपका लगभग जनवरी तक, चूंकि एक नोटिस मैंने रीड किया तो उसमें लिखा हुआ था कि 29 जनवरी को जो है बिहार फार्मर का एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन जब तक कि नोटिस को जारी नहीं कर दिया जाता है तब तक कैसे हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो एग्जाम शेड्यूल को जारी किया जाएगा लास्ट होते होते आपका लगभग चांस है कि आपका जारी कर ही दिया जाएगा, ठीक है। और अगर कर दिया जाएगा तो मैं आप लोग निफिक्र रहिए, वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के बीच में आपको टारगेट लेकर के प्रिपरेशन करना है। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो लोगों को टच करके एक बार आपको प्ले लिस्ट विजिट करना है। मैंने फायरमैन से रिलेटेड बहुत सारा आपको क्लास दे दिया, तो वहाँ से करके आप लोग जो है फायरमैन के लिए स्पेशल प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।